Hello everyone. We have another questions here where we are again going to implement the pseudo force concept. The problem statement, as you can see here, is that a block of mass m, a box of mass m is on the smooth inclined plane. This is a smooth inclined plane. इस पर एक बॉक्स है, m मास का इसमें है, ठीक है, और ये वेज जो है, इस वेज का मास m है. द इंक्लाइंड इंक्लिनेशन एंगल जो है वेज का, वो यहाँ पे क्या मेंशन है, थीटा मेंशन्ड है. द वेज इज रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये जो प्लेन है वो क्या है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका वेज जो है सो है. ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन से आप समझ जाएं कि हल्का सा भी फोर्स जो इस वेज पे लगेगा वो सफिशिएंट होगा इस वेज को मोशन में ले आने के लिए, क्योंकि इसको कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं मिलेगा. अब आइए, एज्यूमिंग द पुली टू बी स्मूथ एंड द स्ट्रिंग टू बी लाइट इन इनएक्सटेंसिबल. मतलब स्ट्रिंग जो है वो लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है. मतलब ये कह रहा है कि आपका स्ट्रिंग क्या है, आइडियल स्ट्रिंग है. आइडियल स्ट्रिंग मतलब कि मासलेस स्ट्रिंग है, और साथ में पुली को स्मूथ कर दिया. पुली के स्मूथ का मतलब क्या हो गया कि टेंशन फोर्स जो है वो पुली पॉइंट से इधर या इधर बदलेगा नहीं, सेम फोर्स होगा, क्योंकि पुली आपका स्मूथ है. तो इस केस में आपको सवाल पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m वेयर m एंड m आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट. मतलब ये जो कॉन्टेक्ट है, इनके बीच जो ये आप कॉन्टेक्ट देख रहे हैं वो हमेशा एस्टेब्लिश रहेगा. ये जो मास m है ये वेज के कॉन्टेक्ट में हमेशा ही रहेंगे. पूरे मोशंस के दौरान ये मास m और इस वेज का कॉन्टेक्ट हटने नहीं जा रहा है. ये बात आपको कह दी गई है. तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें कि नेचर क्या है. इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहे हैं और इस पे जो फोर्सेस लग रहा है उसको एक बार रफली देखा जाए तो क्या फोर्सेस है. नेचुरली टेंशन फोर्सेस स्ट्रिंग में होगा टेंशन T, यहाँ भी टेंशन फोर्स T. टेंशन फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द टाइड इन, इसलिए पुली से अवे, यहाँ टेंशन T इधर होगा, ठीक है. टेंशन T के बाद देखिए यहाँ जो वेट होगा, ये mg वेट नीचे लगेगा, कैपिटल mg, और नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगाएगा सरफेस इस mg पे n2. उसके बाद ये मास का जो वर्टिकल फोर्स लगेगा mg, और इसका एक कंपोनेंट होगा इधर की ओर, एक नॉर्मल कंपोनेंट. उसके बाद ये जो मास है ये इस पुली को प्रेस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n अप्लाई करेगा. उसके परपेंडिकुलर ये वेज इधर n अप्लाई करेगा. तो ढेर सारा फोर्सेस पिक्चर में आ रहा है. क्यों नहीं हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम कंसर्न करते हैं कि जो भी फोर्सेस लगेंगे, नेचर क्या है कि ये जो मास होगा उसका टेंडेंसी होगा इधर की ओर मूव करने का, क्योंकि फोर्सेस इसके नॉर्मल रिएक्शन उसको दबा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट इधर की ओर जा रहा है. टेंशन फोर्सेस भी इधर ही है, इसको खींच रहे हैं. तो कहीं ना कहीं टेंडेंसी क्या है कि इस मास m वेज का टुवर्ड्स द आपको राइट जाने का टेंडेंसी है, ठीक है. और आप एक चीज और देख ले फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन से कि अगर ये वेज x डिस्टेंस इधर की ओर मूव करेगा तो उतना ही डिस्टेंस ये मास m x डिस्टेंस इधर की ओर मूव करेगा. तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द वेज जो होगा, अगर a है तो सेम एक्सेलरेशन उस मास का भी होगा, लेकिन यही है कि इसमें मास जो वेज का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द राइट होगा और ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन होगा. तो फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशंस आप लिख सकते हो, from constrained relation if the wedge moves towards right by x distance, then the block on wedge also moves down the incline. मतलब इधर की ओर down the incline by same x distance, and so they have same accelerations, they have same magnitude of acceleration, ये बात समझ गए. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा, न कि डायरेक्शन, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, इसका अलोंग द इंक्लाइन होगा. तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो मेरा मास है, ये जो मेरा वेज है, उसका एक्सेलरेशन a है. तो एज्यूम let us assume that the accelerations of the wedge is a. ठीक है, तो सेम एक्सेलरेशन इसका भी होगा. ये चीजें आप क्लियर कर लिए.
अब चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका, वेज का। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एफ बी डी ऑफ वेज। तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम अब कहाँ से बना रहे हैं, विथ रेफरेंस टू ग्राउंड। याद रखिए वेज का फ्री बॉडी डायग्राम आप ग्राउंड के रेफरेंस में बना रहे हैं, ठीक है। और ग्राउंड आपका क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए इसके फ्री बॉडी डायग्राम्स में कोई स्यूडो फोर्स के आने की संभावना नहीं है। तो इस पर क्या फोर्स लग रहा है, इसका यही ये हो गया आपका वेज, ठीक है। इसको पॉइंट मास से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मास हो गया मान लीजिए यहाँ पे m। अब इस पे फोर्सेस क्या लग रहा है, एक तो सबसे नीचे इसको फोर्स लगेगा mg, ठीक है, ये हो गया mg फोर्स नीचे की ओर लगा। दूसरा फोर्स अब अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड इसको ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, वर्टिकल फोर्स, जिसको हम लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2, ठीक है। तो n2 क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन द वेज, ठीक है, n2। अब चलिए तीसरा फोर्स देखते हैं। देखिए इसका तीसरा फोर्स है टेंशन को, देखिए टेंशन किधर लग रहा है, एक इधर की ओर लग रहा है और एक इधर की ओर लग रहा है इसके पॉइंट पे। एक तो टेंशन फोर्स मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मतलब अब देखिए तो ये टेंशन फोर्स एक हो गया मेरा, ये दिस इज माय टेंशन फोर्स टी। दूसरा टेंशन फोर्स अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है, तो हम अगर अलोंग द इंक्लाइन बना लें तो हमको क्या होगा कि सहूलियत होगा और एंगल वगैरह निकालने में भी। सपोज करिए ये मेरा इंक्लाइन है, ठीक है, ये हम अपने सहूलियत के लिए बना रहे हैं, और ये जो टेंशन फोर्स है ये अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है, तो ये हो गया मेरा टेंशन फोर्स टी, ठीक है, टेंशन फोर्स टी हो गया। और भी फोर्सेस क्या लग रहे हैं, ये जो छोटा सा मास ब्लॉक रखा हुआ है कहीं ना कहीं इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1 लग रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1, ठीक है। अब लगता है कि मैंने इस वेज पे लगने वाले सारे फोर्सेस को लिख लिया। क्या क्या फोर्सेस है, सबसे पहला फोर्सेस ग्रेविटेशनल पुल, जो पृथ्वी जो है उसे नीचे की ओर खींच रही होगी और उस वजह से ये सरफेस को प्रेस कर रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2 जो है इस पे पृथ्वी अप्लाई कर रही होगी। दूसरा टेंशन फोर्स का दो पार्ट कंपोनेंट, एक तो वो हॉरिजॉन्टली और एक अलोंग द इंक्लाइन, और तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट को शो कर रहा है और ये अलोंग द इंक्लाइन को शो कर रहा है। और n1 क्या है, n1 इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द मास m ऑन वेज। आप लिख लो अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो। n1 क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइडेड बाय क्या है, अप्लाइडेड बाय बॉक्स ऑफ मास m ऑन वेज, ठीक है, वेज। तो ये आपका बना। अब आप देखो कि ये जो आपका ब्लॉक वेज है उसका मोशन किधर की ओर है, उसका मोशन है ए एक्सीलरेशन के साथ इधर की ओर मूव कर रहा है, मतलब ये सेटअप जो है ए एक्सीलरेशन के साथ इधर की ओर मूव कर रहा है। इसमें अगर इसका आप वेज जी के मोशंस को कंसीडर करो तो इसका वर्टिकल मोशंस हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्टिकल मोशन कुछ होना नहीं है। हमारा काम का क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो जब हॉरिजॉन्टल मोशंस हमारे काम का है तो क्यों ना हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में एक इक्वेशंस को लिखें। तो देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टी, टेंशन फोर्स टी, ठीक है। और देखें इसमें अगर आप एंगल देखें तो ये क्या होगा, आपको ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। एंगल वगैरह में कंफ्यूजन ना करें, ये प्लेन है और आपको पता है कि ये प्लेन जो है सो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, इसीलिए ये थीटा 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब जब आप लिखेंगे इसका इक्वेशंस तो क्या लिखेंगे, टी और प्लस ये n1 का जब आप एक कंपोनेंट निकालेंगे तो टी प्लस n1 यहाँ पे ये साइन थीटा, ये आ गया। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में अगर आप इधर देखेंगे तो इधर आपका इस पे फोर्स लग रहा होगा, ये क्या लगेगा इधर की ओर, इसका टी टेंशन फोर्स का प्रोजेक्शन इधर की ओर आप निकालोगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा, तो माइनस टी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज, तो इसका मास हो गया m और इसका एक्सेलरेशन आपने a रखा है, ये हो गया इक्वेशन 1। समझ में आ गई, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मोशंस को कंसीडर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस टेंशन फोर्स टी, साथ में n1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला तो n1 sin थीटा और माइनस ये t cos थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका आ गया। इसका वर्टिकल मोशन वेज का किसी काम का हमारा नहीं है, हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं।
ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक ऑफ मास, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो FBD बनाएंगे किसका, अब हम लोग बना रहे हैं FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास M, ठीक है, इसको बना रहे हैं। तो सारा फोर्स हम चर्चा कर ले, कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो अगर आप फोर्सेस देखेंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये रहा आपका मास M, ठीक है। और हम अपने कॉन्वीनियंस के लिए हम चाहते हैं कि वो हम बना ले अपना प्लेन जो है, इससे क्या होता है हमको एंगल निकालने में काफ़ी सहूलियत होता है, कौन फोर्स कितना एंगल पे लग रहा है ये पता करने में हमें सहूलियत होता है। तो अब देखिए इस mg पे पहला फोर्स तो लगा भैया ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, ओके, नो वन हैज कंफ्यूजन। दूसरा देखिए टेंशन फोर्स T, इसको खींच के अलोंग द इंक्लाइन लिए जा रहा था, तो ये टेंशन फोर्स हमने यहाँ T लगा दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये जब ये मास इस वेज को अप्लाई कर रहा है तो सेम ये वेज भी जो है सो इस मास पे अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो आपने mg बना लिया, N1 बना लिया और T बना लिया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये जो आप FBD बना रहे हो इस M मास के ब्लॉक का, ये हम किसके फ्रेम में बना रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है, वेज के रिस्पेक्ट में हम बना रहे हैं, मतलब वेज पे बैठ के हम बना रहे हैं। और जब आप वेज पे बैठ गए और वेज एक एक्सेलरेटेड मोशंस में है तो वो एक इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो उस पर बैठ के अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और न्यूटन्स लॉ लगाने की इच्छा रखते हैं तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम में। तो स्यूडो फोर्स क्या होगा, आपको पता है कि ये वेज जो है सो ए एक्सेलरेशन के साथ टुवर्ड्स द राइट मूव कर रही है, तो स्यूडो फोर्स इस मास पे क्या लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस, और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा क्या चीज, तो स्यूडो फोर्स लगा ऐसे, ये हो गया इसका मास M और जो एक्सेलरेशन था A, ठीक है। सो दिस इज द FBD, दिस इज द FBD ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है मेरा स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो अब आप देखिए न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों के मोशंस को देखना। आपको पता है कि ये जो मास है वो इधर की ओर ए एक्सेलरेशंस के साथ आएगी, मतलब अलोंग द इंक्लाइन आपको ये पता है कि इधर एक्सेलरेशन क्या है, नेट एक्सेलरेशन ए है। तो अब हम इक्वेट करेंगे मोशन ऑफ द ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन, क्या कंसीडर करेंगे, मोशन ऑफ बॉक्स along इंक्लाइन, ठीक है। तो जब इंक्लाइन के अलॉन्ग मोशन को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, अब देखो इधर इसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा, आप लिखोगे यहाँ से इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे, mg sin थीटा, और इसके बाद यहाँ देखिए ये ma है और ये एंगल थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो प्लस ma cos थीटा, ठीक है। और अपोजिट फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन T लग रहा है, ठीक है, और साथ में N भी लग रहा है। अगर आप गौर से देखें तो N तो नॉर्मल हो गया, प्लेन के नॉर्मल है, वो तो पिक्चर में आने से रहा, तो mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा माइनस टेंशन T, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ दिस इनटू जो एक्सेलरेशन A है, सो तो मोशन ऑफ द बॉक्स अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। अब लिखेंगे मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन ऑफ द बॉक्स वर्टिकल टू द इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन के वर्टिकल डायरेक्शंस में जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन, ठीक है, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन टू इंक्लाइन, ठीक है। इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो हमारा इक्वेशंस क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, वो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, ये ना है मेरा वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब इंक्लाइन के अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन है, तो जो इंक्लाइन के अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन तो क्या लगेगा, ये N1 हो गया, और यहाँ देखिए MA है, तो MA का एक प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, MA sin थीटा, तो यहाँ होगा N1 प्लस, और ये हो गया MA यहाँ पे sin थीटा,
क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो हमेशा इसके साथ चिपका हुआ है। तो जब नहीं है तो n1 प्लस एम ए साइन थीटा एंड इज इक्वल टू यहाँ जो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, ये mg लग रहा था, mg cos थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। और तो कोई फोर्सेस नहीं है, क्योंकि यहाँ जो तो टेंशन इधर की ओर है। तो ये हो गया इक्वेशन, आप इसको लिखो 1, ये इक्वेशन हो गया 2 और ये इक्वेशन हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको t की वैल्यू आ जा रही है और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको n1 की वैल्यू आ जा रही है। और अगर आपने t और n1 की वैल्यू निकाल दी, यहाँ t और n1 का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन a पता चल जाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग कैलकुलेशन हियर, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेट्स सी, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं इतना ही इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इतना मिटा दिया। अब देखते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या होगा कि टेंशन फोर्स निकाल लें। टेंशन T इज इक्वल टू नथिंग बट mg साइन थीटा, ठीक है, प्लस ma cos थीटा माइनस यहाँ पे ma, ठीक है। ये टेंशन T की वैल्यू आ गई और टेंशन T की वैल्यू आ गई। और यहाँ से n1 की वैल्यू निकाल लो, n1 बराबर mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 में डाल, इसको अगर आप इक्वेशन 1 को थोड़ा सा कंडेंस करें तो ये क्या हो जाएगा, t कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos थीटा और प्लस n1 sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ma। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है। तो जब आप डालोगे इसको तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ से कितना, तो mg sin थीटा t की वैल्यू में डाल रहा हूँ, प्लस ये देखो ma यहाँ पे तो cos थीटा माइनस 1, ठीक है। ये t की वैल्यू आ गई, डाल दिया, इंटू 1 माइनस cos थीटा करना है, तो इंटू 1 माइनस यहाँ पे cos थीटा हमने कर दिया। फिर साथ में n1 है, तो n1 की वैल्यू कितना है, mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा और इंटू क्या है, इंटू है यहाँ पे sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ma। अब क्या है, a वाला पार्ट को उधर ले जाके इस पर चढ़ाना है, तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ से देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर ले इसको, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस लगा लेंगे तो ये हो जाएगा ma और ये 1 माइनस कॉस थीटा पे स्क्वायर और प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ma साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लो इसको, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ से देखो मुझे करना क्या है कि ma वाले पार्ट को उधर की ओर ले जाना है। ma वाला पार्ट मेरा ये है और ma वाला पार्ट यहाँ ये है, तो इसमें लिखो mg यहाँ ले लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस ये हो गया कितना, तो mg तो कॉमन ले ही लिया है, तो cos थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा, ओके। और बाकी पार्ट चला गया उधर, ma प्लस स्मॉल ma साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे प्लस ma 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, mg यहाँ पे तो साइन थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जोड़ यहाँ पे कॉस थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देख ले करके ma प्लस और ये स्मॉल ma कॉमन ले लो तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और ये होल स्क्वायर है a माइनस b का, तो प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 2 कॉस थीटा, तो ये 2 आ गया। अब इसको तोड़ो तो ये ma प्लस ma यहाँ पे 1 क्या आ गया, तो 2 आ गया माइनस 2 कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि a कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा m प्लस m इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ से क्या लिया, तो ये 2 आ गया तो 2 कॉमन ले लिया था ना, तो यहाँ से अगर ट्वाइस ऑफ m होगा,
ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है। तो अब जब इसको यहाँ से इसको कट जाएगा तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा बट्टा ये नीचे में वैल्यू ए बट्टा क्या चीज़, बट्टा यहाँ पे कैपिटल एम प्लस ट्वाइस ऑफ एम 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है कि यही हमारा आंसर होगा, इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। एम जी साइन थीटा बट्टा एम, और ये एक्सेलरेशन इसका इधर की ओर हुआ और यही एक्सेलरेशन इसका अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हुआ। सो इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, सारे फोर्सेस को कंसीडर करें। अगर कोई भी फोर्सेस आपका छूट जाएगा तो आप सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा स्यूडो फोर्सेस, क्योंकि स्यूडो फोर्स लगाने से आपको क्या एडवांटेज मिल गया, आपको स्यूडो जैसे ही आप वेज पे आके बैठ गए तो आपका सवाल इजी हो गया। स्यूडो फोर्स आपने लगाया, उसके बाद आपने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शंस में चूंकि क्लॉक को दे रखा है गैसेस की, ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगी, ये और ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ मोशन होना नहीं है, तो अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन आपने जो है इक्विलिब्रियम का इक्वेशन निकाल लिया। तो ऐसे ही आप सवाल